हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेड 1 दरोगा 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे और ये इस श्रृंखला का टेस्ट नंबर 7 है, जिसके अंतर्गत हम लोग 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन प्रॉपरली आप लोगों तक पहुँचता रहे। साथियों, आप लोगों के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इसमें एक नया स्लाइड ऐड किया गया है। ठीक है, देखिए भारत के जो प्रमुख वन्यजीव संस्थान हैं उसको ऐड किया गया है। भारत में कितने वन्यजीव संस्थान हैं और कहाँ-कहाँ पे हैं, तो ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और इससे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इसे भी हम लोग देखेंगे। और ये सारे प्रैक्टिस सेट जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे आपके एग्ज़ाम में। तो मेरे साथ बने रहिए और चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लें। यह प्रैक्टिस सेट जैसे ख़त्म होगा, जैसे कि अभी प्रैक्टिस सेट ये 7 नंबर चल रहा है और इसमें टोटल जो प्रैक्टिस सेट है वो 12 हैं। ये जैसे समाप्त हो जाएगा फिर इसके बाद जो घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट आने वाला है, हो सकता है 1-2 दिन में आ जाए। जब तक ये समाप्त होगा तब तक आ जाएगा, तो उसे भी प्रॉपर कराया जाएगा। मतलब इससे रिलेटेड जो भी प्रैक्टिस सेट आएँगे, जो भी मटेरियल आएँगे, वो आपके एग्ज़ाम तक प्रॉपरली कराए जाएँगे। तो आप लोग पढ़ने के साथ-साथ प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते रहिए, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है और अंततः जो है ये प्रैक्टिस सेट ही काम आने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए इसी के साथ जो है वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वीडियो अगर पसंद आए, अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखिए भारत के जो वन्यजीव संस्थान हैं, इनको जो है हम लोग देखेंगे। अगर इसकी बात करें साथियों, तो हिमालयी पर्यावरण एवं विकास का जो गोविंद बल्लभ संस्थान है, यह है आपके ठीक है, देखिए ये है आपके अल्मोड़ा में। हिमालयी पर्यावरण एवं विकास का गोविंद बल्लभ पंत संस्थान अल्मोड़ा में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा जो विशाल चिड़ियाघर है वह अलीपुर कोलकाता में स्थित है। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण कहाँ पे है? ये है आपके कोलकाता में। भारतीय वनस्पति संस्थान ये भी है कोलकाता में। तो चाहे प्राणी सर्वेक्षण संस्थान हो या भारतीय वनस्पति उद्यान हो, यह दोनों कोलकाता में स्थित है। सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास केंद्र, यह है आपके कोयम्बटूर तमिलनाडु राज्य में। और भारत का सबसे विशाल जो संग्रहालय है वह चेन्नई तमिलनाडु राज्य में है। केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान है आपके इज्जत नगर बरेली में। और इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज यह है देहरादून उत्तराखंड में। भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र कहाँ पे है? यह भी देहरादून में है। इंडियन फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज जो है यह भी देहरादून में है, ठीक है। इंडियन फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज ये भी आपके देहरादून में है। और भारतीय वन्यजीव संस्थान जो है यह भी देहरादून में है। भारतीय वन्यजीव संस्थान और भारतीय वन्यजीव अनुसंधान संस्थान, यह दोनों जो है देहरादून में स्थित है। प्राकृतिक इतिहास का जो राष्ट्रीय संग्रहालय है यह नई दिल्ली में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, यह भी है आपके नई दिल्ली में। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान जो है यह नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान जो है यह नागपुर में है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र जो है यह भी आपके बेंगलुरु में है। और भारत का सबसे विशाल जो पक्षी उद्यान है यह भरतपुर राजस्थान में स्थित है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है यह भोपाल मध्य प्रदेश में है। तो यह भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वीडियो अपलोड होने के बाद इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसे ले करके डाउनलोड करके आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। पृथ्वी पर सर्वाधिक किस कुल के सदस्य पाए जाते हैं? एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा, स्तनधारी या कार्डेटा? इसका सही आंसर ऑप्शन बी। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में सबसे अधिक संख्या में जिनकी जनसंख्या है वह आर्थ्रोपोडा है। सिंह लीला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? यह राष्ट्रीय उद्यान है आपके पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन ए सही है। भारत का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य का नाम क्या है? लोनार महाराष्ट्र, मंजीरा तेलंगाना, पिट्टी लक्षद्वीप या गुड़ावी कर्नाटक? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। भारत का सबसे छोटा जो वन्यजीव अभयारण्य है वह लक्षद्वीप पिट्टी में स्थित है। भारत जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में 63वें स्थान से किस स्थान पर पहुंच गया है? इसके पहले भारत 63वें स्थान पर था और 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत इस समय 8वें स्थान पे है, ठीक है। किसमें? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में। हरा सोना के नाम से किसे जाना जाता है? नीलहरित शैवाल को, फसलों को, वनों को या लाइकेन्स प्रजाति को? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वनों को हरा सोना के नाम से जाना जाता है। फ्लाई एश से जीवों में कौन सा संबंधित रोग होता है?
श्वास लेने से संबंधित जो बीमारी है वो लीवर संबंधित, गुर्दा संबंधी या मस्तिष्क संबंधित। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्वास से संबंधित जो बीमारी है वह होता है, चाहे वो जानवर में हो या मानव में हो। फ्लाई एश से ये जो मुख्य रूप से रोग होता है, जो बीमारी होती है वह श्वास से संबंधित होती है। निम्नलिखित में से किसी के संदर्भ में कुछ वैज्ञानिक पच्छाव में एक विरलन तकनीकी तथा समताप मंडल में सल्फेट वायु विलय अंतः क्षेपण के उपयोग का सुझाव देते हैं। कुछ क्षेत्रों में कृत्रिम वर्षा कराने के लिए, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की बारंबारता और तीव्रता कम करने के लिए, पृथ्वी पर सौर पवनों के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए या भूमंडलीय तापन को कम करने के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भूमंडलीय तापन को कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। खेड़ा अभियान प्रसिद्ध था किस लिए? खेड़ा अभियान जो है यह प्रसिद्ध था हाथियों को पकड़ने के लिए, जो कर्नाटक राज्य से संबंधित था। तो ऑप्शन बी जो है वो सही है। हाथियों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब की गई थी? प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत 1992 में की गई थी और हाथियों को बचाने के लिए ही माइक कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। ठीक है, माइक, और इसकी शुरुआत की गई थी 2003 में। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्लास्टिक प्रदूषण के संदर्भ में विचार कीजिए। और अगर ये भी पूछ ले कि हाथी मेरी साथी एक योजना की शुरुआत की गई थी ना, तो इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 2011 में। और हाथी को जो है जिन क्षेत्रों में है उन क्षेत्रों में इनको और अधिक मतलब जो क्या कहते हैं कि मानव और एनिमल जो कॉन्फ्लिक्ट है या फिर से मानव हाथी जो टकराव होता है उसको कम करने के लिए, उनकी गतिविधियों को समझने के लिए, उनके व्यवहार को समझने के लिए माई के कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी 2003 में। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है 2011 में हाथी मेरी साथी की कार्यक्रम की। ठीक है, जिससे कि इनके बीच जो एक संबंध स्थापित किया जा सके। नेक्स्ट, प्लास्टिक प्रदूषण के संदर्भ में विचार कीजिए। यह मूलतः कार्बन व हाइड्रोजन के अणुओं से मिलकर बना होता है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति को यह घटाता है। यह प्लास्टिक फैक्ट्रियों में काम कर रहे श्रमिकों के फेफड़े, किडनी व स्नायुतंत्रों को प्रभावित करता है। आपको बताना है सही आंसर कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों विकल्प जो है वो सही है। भारत में पेलिकन पक्षियों के लिए उपयुक्त पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है? रंगनाकिट्टू पक्षी अभ्यारण्य जो मैसूर कर्नाटक में है, डंपा मिजोरम, केला मेरू पक्षी अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश या महावीर अभ्यारण्य गोवा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केला मेरू पक्षी अभ्यारण्य जो आपकी आंध्र प्रदेश में है। यह पेलिकन पक्षियों के लिए उपयुक्त अभ्यारण्य माना जाता है। जैविक साम्यता स्थापित होती है किसके बीच? जैविक साम्यता की अगर हम बात करें तो यह उत्पादक, उपभोक्ता और जो अपघटन करता है इनके मध्य एक संबंध को व्यक्त करता है। तो ऑप्शन डी जो है वो सही है। हरित क्रांति से अभिप्राय क्या है? हरी खाद का प्रयोग करना, अधिक फसल उगाना, उच्च उत्पादक वैरायटी प्रोग्राम या हरी वनस्पति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम से संबंधित है, जिससे जो है गेहूं, और इसका जो हरित क्रांति का सबसे अधिक जो प्रभाव था यह गेहूं और धान में देखने को मिला, गेहूं और चावल के फसलों में। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जो जल धारण क्षमता है वो सबसे कम होती है? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन ए, बलुई मिट्टी की जो जल धारण क्षमता है वो सबसे कम होती है। ग्लोबल 500 पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? गोल्डमैन फाउंडेशन, यूएनईपी, WWF विश्व वन्य जीव कोष, राइट लाइवलीहुड सोसाइटी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यूएनईपी द्वारा ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है। क्रांति के कड़ी प्रजातियां किस वन में अधिक संख्या में पाई जाती हैं? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, मानसूनी वन, टुंड्रा वन या शीतोष्ण वन। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रांति के प्रजातियों की जो सबसे अधिक संख्या है वह उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। बोम्बेट कहाँ की संकटग्रस्त प्रजाति है? बोम्बेट आपकी ऑस्ट्रेलिया की संकटग्रस्त प्रजाति है। पारिस्थितिकी वैज्ञानिकों का केंद्र कहाँ है? पारिस्थितिकी विज्ञानों का केंद्र कहाँ पर स्थित है? यह केंद्र है आपके बेंगलुरु में। पारिस्थितिकी निकेत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका को सहन करता है। प्रत्येक जाति का एक अलग स्थान होता है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों कथन सही है। पारिस्थितिकी निकेत ये होता है कि कोई जो जंतु, ठीक है, उस जंतु का जो एक भौगोलिक क्षेत्र होता है, एक दायरा होता है जिसके अंतर्गत वह निवास करता है, अपने भोजन की प्राप्ति करता है, जहाँ तक लास्ट अंतिम बिंदु जहाँ तक वह जाता है, अपनी जो दैनिक क्रियाएं हैं वह करता है, ठीक है,
उसे जो है क्या कहा जाता है, उसे पारिस्थितिकी निकेत कहा जाता है। और किसी दो समुदायों या दो जानवरों का पारिस्थितिकी निकेत जो है एक नहीं होता है। सभी जानवरों का जो पारिस्थितिकी निकेत है वो अलग अलग होता है। ठीक है, मतलब विशेष जो समुदाय होते हैं उनका पारिस्थितिकी निकेत अलग होता है, दूसरे जंतुओं का, दूसरे जानवरों का पारिस्थितिकी निकेत अलग होता है। ठीक है, अगर इन दोनों का पारिस्थितिकी निकेत एक हो जाए तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट होगा, लड़ाई होगा, और कोई एक जो शक्तिशाली होगा वो कमजोर को मार करके इस पे क्या कर लेगा, कब्जा कर लेगा। इसीलिए दो जानवरों का जो पारिस्थितिकी निकेत है, दो समुदायों का, वो अलग अलग होता है। ठीक है, वो रहेंगे एक ही पर्यावास में, एक पर्यावास हो सकता है लेकिन एक पारिस्थितिकी निकेत किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पर्यावरण प्रभाव का आकलन मुख्यतः कितने कार्यों से या कितने चरणों में होता है? पर्यावरण प्रभाव का जो आकलन है यह कितने चरणों में होता है यह बताना है। यह जो है 4 चरणों में होता है। ऑप्शन बी जो है वो सही है। वनों से हमें किस तरह का आर्थिक लाभ होता है, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वनों से हमें प्रत्यक्ष लाभ भी होता है और अप्रत्यक्ष लाभ भी होता है। प्रत्यक्ष लाभ के अंतर्गत अगर हम देखें तो वनों से उत्पाद प्राप्त होते हैं, लकड़ी प्राप्त होती है, या फिर अन्य जो संपदा है, वन्य संसाधन है, वो हमें प्राप्त होते हैं। और अगर हम अप्रत्यक्ष लाभ से देखें तो इससे पर्यावरण संतुलन को बढ़ावा मिलता है, और फिर से जो ग्रीन हाउस गैसों का जो उत्सर्जन है इनको ये सक करते हैं, सोख लेते हैं। ठीक है, तो पर्यावरण जो उष्मन है इसको कम करते हैं, और वर्षा की जो साम्यता है या फिर से कह सकते हैं जो तापमान है, इन सबको मतलब संतुलित करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो वनों का जो एक आर्थिक लाभ है वह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों से हमें देखने को मिलता है। स्वस्थ धरा खेत हरा, यह नारा क्या है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से संबंधित है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना से, कृषि वानिकी पर उप मिशन से, या परंपरागत कृषि विकास से? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का जो स्लोगन है वह स्वस्थ धरा खेत हरा है। भारत के अधिकांश वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं किससे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, घने जंगलों से। सही उत्तर का इसमें चुनाव करना है। अपक्षा एक भौगोलिक क्रिया है, भौमिकीय क्रिया है। ओजोन गैस सर्वदा पशुओं और वनस्पतियों के लिए खतरनाक होती है। अत्यधिक जल के दोहन से बुकलिन शहर हरा भरा व समृद्धशाली बन गया है। चिपको आंदोलन आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अपक्षा एक भौमिकीय प्रक्रिया है। ऑप्शन ये सही है, अन्य विकल्प गलत है। प्रथम कृषि गणना कब की गई थी? प्रथम कृषि संगणना जो है यह की गई थी कब? आपके 1970 ईस्वी में। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखिए, यह बाघ रिजर्व दिए गए हैं और राज्य दिए गए हैं। आपको सही मतलब सुमेल करना है बाघ रिजर्वों को राज्यों से। सॉरी, बांदीपुर अगर बात करें, बांदीपुर जो टाइगर रिजर्व है यह है आपके कर्नाटक राज्य में, मानस है असम में, नामदफा है अरुणाचल प्रदेश में, और सिमलीपाल है उड़ीसा में। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है साथियों, इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 3-1-2-4। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कौन टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, एलिफेंट रिजर्व कहाँ है, कितने एलिफेंट रिजर्व हैं। ठीक है, इन सबको एक वीडियो में कवर किया गया है, तो जिन लोगों ने वो नहीं देखा है वो देख सकते हैं कि वर्तमान समय में भारत में कितने एलिफेंट रिजर्व हैं, कितने टाइगर रिजर्व हैं, और कितने टाइगर रिजर्व ऐसे हैं जिन्हें CATS की मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो वो आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। अगर आप लोगों को लगे कि देखना चाहिए तो देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता। उत्पादक, अपघटनकर्ता, उपभोक्ता। इसका जो सही आंसर साथी वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहले उत्पादक आते हैं, फिर जो उपभोक्ता हैं, इसमें भी प्रथम प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तो ये नहीं है, उपभोक्ता आ जाएंगे, फिर उसके बाद अपघटनकर्ता आ जाएंगे। ठीक है, संभववाद के आलोचकों का मानना है कि मानव भौतिक पर्यावरण से कभी मुक्त नहीं हो सकती है। मानव प्रकृति विरुद्ध अपने संसाधनों का उपयोग नहीं कर सकता। मानव यदि प्रकृति विरुद्ध कार्य करता है तो उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मानव प्रकृति में कुछ भी परिवर्तन करने में सक्षम है। संभववाद का क्या मतलब है? संभववाद की अगर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ए, बी और सी सही है, जिसमें यह मानना है कि मानव भौतिक पर्यावरण से कभी भी मुक्त नहीं हो सकता है। मानव प्रकृति विरुद्ध अपने संसाधनों का उपयोग नहीं कर सकता, मतलब मानव कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर सकता है जो प्रकृति के विरुद्ध है। और मानव यदि प्रकृति विरुद्ध कार्य करता है तो उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जैसे अगर किसी भी मनुष्य द्वारा, मानवों द्वारा कोई प्रकृति का अतिक्रमण किया जाता है, प्रकृति के संसाधनों का दोहन किया जाता है, तो हमें ये कह सकते हैं जलवायु परिवर्तन या फिर से जो प्राकृतिक आपदाएं ये सब देखने की मिलेंगी। इनकी बारंबारता में वृद्धि होगी, और जो प्रकृति है वह
जो है अपने आप को संतुलित करेगा, जिसका प्रभाव मानव के ऊपर पड़ेगा। यही कह रहा है कि मानव यदि प्रकृति के विरुद्ध कार्य करता है तो उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ठीक है, तो सही जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। यह संभववादियों का मानना है। ठीक है, संभववाद का। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार जिसके लिए किसके लिए दिया जाता है? वृक्षारोपण में श्रेष्ठ प्रयास के लिए, वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए, वन सुरक्षा पर श्रेष्ठ साहित्य के लिए, उद्यानों का सौंदर्यीकरण के लिए। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, वन सुरक्षा पर श्रेष्ठ कार्य के लिए, मतलब वनों को सुरक्षित करने के लिए, वनों की देख रेख करने के लिए जो कार्य किए जाते हैं उसके लिए जो है अमृता देवी स्मृति पुरस्कार दिया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, वन सुरक्षा पर श्रेष्ठ साहित्य। वन्यजीव अभयारण्य के संदर्भ में विचार करें और सही कथन का पहचान करें। राज्य वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र को घोषित कर सकता है। इसमें विशिष्ट प्रजाति या विशिष्ट जाति के वन्य प्राणियों व प्रजातियों को संरक्षित किया जाता है। अनुमति के बिना शिकार मनाही है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी। उपयुक्त सभी विकल्प जो है वो वन्यजीव अभयारण्य के बारे में सही है। अंतरिक्ष यान में बनाया गया परितंत्र कैसा होता है? स्वनियंत्रण, कृत्रिम, जलीय या फिर अंतरिक्ष परितंत्र? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यह कृत्रिम परितंत्र होता है। निम्न में से किसके क्षय होने से सबसे अधिक समय लगता है? किसका क्षय होने में सबसे अधिक समय लगता है? सिगरेट का टुकड़ा, चमड़े का जूता, फोटो फिल्म या प्लास्टिक का थैला? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, प्लास्टिक जो है इसके समाप्त होने में या इसका जो कह सकते हैं क्षरण होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। 100 वर्षों से अधिक का समय लगता है, इसलिए प्लास्टिक को बैन किया जा रहा है विभिन्न देशों द्वारा। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारत में भी जो प्लास्टिक हैं उनको 2022 में बंद कर दिया गया था, बैन कर दिया गया था, जो मतलब कम माइक्रोन के प्लास्टिक हैं। पौधारोपण में बाधाएं, पौधशाला तैयार करने में कौशल की कमी, पर्यावरण प्रदूषण के खतरों से अनभिज्ञता, राष्ट्रीयता की भावना की कमी। उपयुक्त में से कौन सही है? पौधारोपण में जो बाधाएं हैं किसकी वजह से बाधाएं उत्पन्न होती हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों विकल्प जो है वो सही है। निम्नलिखित पारिस्थितिक तंत्रों में किसमें प्रजाति विविधता सापेक्षता काफ़ी अधिक होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में जो विविधता है वह सबसे अधिक पाई जाती है। इनमें से कौन वृक्षारोपण का बहुउद्देशीय लाभ नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, शिकार करना जो है यह वृक्षारोपण का बहुउद्देशीय लाभ नहीं है। जबकि वृक्षारोपण का बहुउद्देशीय लाभ क्या हो सकता है? पर्यावरण में सुधार होगा, पक्षियों के लिए आश्रय मिलेंगे और प्रदूषण में कमी होगी। पारिस्थितिकी निकेत को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? प्रजातियों का भोजन, दैनिक समय की अवधि, संख्या का घनत्व। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प जो है वो सही है। गाडगिल समिति रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन समिति रिपोर्ट, इसका संबंध किससे है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिमी घाटों के संरक्षण से संबंधित इन दोनों समितियों का गठन किया गया था, जिन्होंने विभिन्न समय अंतरालों में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। ठीक है, जिसमें गाडगिल भी है और कस्तूरी रंगन भी है। तो इन दोनों लोगों का संबंध किससे है? पश्चिमी घाटों के संरक्षण से। कौन सी विधि मुख्यतः वनों के संरक्षणात्मक और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए की जाती है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, वनीकरण जो है यह व्यावसायिक उद्देश्य से भी की जाती है और संरचनात्मक उद्देश्य से भी की जाती है। निम्नलिखित में से वह फसल कौन सी है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चावल। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान की स्थापना कब की गई थी? इसकी जो स्थापना है वह की गई थी 1958 ईस्वी में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान की स्थापना की गई थी। सही इसमें जो है सही उत्तर का आपको चयन करना है। ग्लोबल वार्मिंग गैस के विरलीकरण से तापमान में वृद्धि होती है। बाढ़, सुनामी ये अप्राकृतिक घटनाएं घटित होती हैं। सूक्ष्म जलवायु भी मानव को प्रभावित करता है। मानव का चिंतन प्राकृतिक प्रभाव से मुक्त रहता है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सूक्ष्म जलवायु भी मानव को प्रभावित करती है। यह जो है आपका सही हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से किस फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है? इसकी अगर बात करें तो भारत में सर्वाधिक जो है धान के अंतर्गत सबसे अधिक फसल है, मतलब सर्वाधिक सबसे अधिक जो क्षेत्रफल है वह धान फसल के अंतर्गत है। राष्ट्रीय वन नीति में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर वन रखने का लक्ष्य रखा गया था? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 1/3। 33% भूभाग पर जो है वनावरण का लक्ष्य रखा गया था। पृथ्वी सम्मेलन 5 आयोजन हुआ था कहाँ पे? पृथ्वी सम्मेलन 5 का आयोजन जो है यह कहाँ हुआ था? 1977 में हुआ था। इंपॉर्टेंट है। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? सागरीय, वन, पर्वतीय, मरुस्थलीय? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो सागरीय पारिस्थितिक तंत्र है वो सबसे अस्थायी माना जाता है। भारत में कुल वन्यजीव अभयारण्यों की संख्या वर्तमान समय में कितनी है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 553। वर्तमान समय में भारत में कुल 553 वन्यजीव अभयारण्य हैं। इसमें शायद इसकी संख्या में वृद्धि हुआ है, मैं देख के अपडेट कर दूंगा। इसमें शायद 600 कुछ हो गए हैं, 600 समथिंग हो गया है। तो
आप लोग जो है या तो एक बार चेक कर लीजिएगा, नहीं तो फिर मैं कमेंट बॉक्स में इसे पिन कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा कि भारत में कितने वर्तमान समय में वन्यजीव अभयारण्य है, ठीक है। किन महीनों में रबी फसल की बुआई की जाती है? इसकी अगर हम बात करें, रबी फसल की जो बुआई है वो अक्टूबर नवंबर के महीने में की जाती है। ऑप्शन सी जो है वो सही है। वर्तमान में भारत में कुल कितने हाथी रिजर्व हैं? वर्तमान समय में भारत में कुल हाथी रिजर्वों की जो संख्या है वो 33 है। भारत में संबलपुर एलिफेंट रिजर्व कहाँ स्थित है? संबलपुर एलिफेंट रिजर्व जो है वह आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है। भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन था? जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था वह था आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और इसकी जो स्थापना है वह कब की गई थी? इसकी स्थापना जो है सबसे पहले की गई थी 1933 ईस्वी में, ठीक है। और उस समय इसे हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। किस औद्योगिक मलबे से किस औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है? चमड़ा, कागज, रेयान या वस्त्र? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चमड़ा उद्योग से। दुमट्टी लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। इसमें चिकना कण भी मिलता है, बालू के कण भी पाए जाते हैं और पाशु कण भी पाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो सही है। रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाई जाती है? रेगुर मिट्टी का सबसे अधिक जो विस्तार है वह देखने को मिलता है आपके महाराष्ट्र में। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है आपके कोलकाता में, जैसा कि आप लोगों ने ऊपर वाली वीडियो में देखा है। गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत कब की गई थी? गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत की गई थी 1950 ईस्वी में। विश्व के वन्यजीव भारत में पाए जाते हैं। कितने प्रतिशत विश्व के ऐसे वन्यजीव हैं जिनका निवास भारत में है, जो भारत में पाए जाते हैं? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 5%। किस वृक्ष का उपयोग रंगने में किया जाता है? मतलब कोई भी रंग के लिए किस वृक्ष का उपयोग किया जाता है? सॉरी, इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सफोला का। इनमें से कौन एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी 1। पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है यह किस आंदोलन का नारा है? पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है यह किस आंदोलन का नारा है? यह चिपको आंदोलन का नारा है। ऑप्शन सी सही है। कौन सही सुमेलित नहीं है? औरंग अभयारण्य असम, बोर बाग अभयारण्य महाराष्ट्र, बुक्सा अरुणाचल प्रदेश, रणथंबोर राजस्थान? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बुक्सा बाग अभयारण्य जो है यह अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, जबकि अन्य तीनों विकल्प सही सुमेलित हैं। जैव उपचारण से तात्पर्य क्या है? जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों के निष्कासन को जैव उपचार कहा जाता है या जैव उपचारण कहा जाता है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही है। विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त वन प्रमाणन प्रणाली कितनी है? मतलब विश्व स्तर पर जो मान्यता प्राप्त वन प्रमाणन प्रणाली है वह कौन है, ये आपको बताना है। फॉरेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल, सतत वन प्रबंधन, पीएफसी, पीईएफसी या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फॉरेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल जो है यह विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त वन प्रमाणन प्रणाली है। वन प्रमाणन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा एक चरणबद्ध दृष्टिकोण की वकालत करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, WWF, वर्ल्ड वाइड फॉर। नेक्स्ट देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में DDT का समावेश होने के बाद निम्नलिखित में से किस एक जीव में उसका संभवतः अधिकतम सांद्रण प्रदर्शित होता है? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सांप में। किससे मिट्टी को जीवाश्म की प्राप्ति होती है? वृक्षों से, भूमि पर गिरने वाली पत्तियों से, सूर्य की तेज किरण, छिड़काव वाली दवाई या गहरी जुताई करने से? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में, वृक्षों पर जो भूमि पर जो वृक्षों के पत्तियां गिरती हैं या लकड़ियां सूख कर गिरती हैं या सड़ कर के जीवाश्मों का निर्माण करती हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वन पारिस्थितिकी के अध्ययन में शामिल है क्या? वनस्पति, पशु, पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन, इनमें से सभी? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही हैं। खादर और बांगर निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी है? यह जो है जलोढ़ मिट्टी है। खादर वो है जहाँ पे हर वर्ष बाढ़ आती है और यहाँ पे नवीन जलोढ़कों का निक्षेपण होता है, और बांगर वो है जो अभी वर्तमान समय में ऊंचाई पर स्थित है जहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है। भारत में सबसे बड़ा मिट्टी वर्ग कौन सा है? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन डी, कछारी मिट्टी जो है भारत में सबसे बड़ा मिट्टी वर्ग है, जिसे जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है। वह जल जो बिल्कुल शुद्ध और अशुद्धि मुक्त होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे हम कहते हैं डिस्टिल वाटर। गर्म पानी अभयारण्य कहाँ स्थित है?
इसकी अगर हम बात करें तो ये आपके असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी सही है। राइट लाइवलीहुड पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? लाइट राइट लाइवलीहुड पुरस्कार जो है यह दिया जाता है आपके पर्यावरण और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में राइट लाइवलीहुड पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन सी सही है। पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करने के लिए जीवित सूक्ष्म जीवों का प्रयोग क्या कहलाता है? पर्यावरणीय शल्य, जैव उपचार, हरित उपचार या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन बी, इसे जैविक उपचार कहा जाता है। वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार की संज्ञा दी जाती है किसे? टॉयलर पुरस्कार को, राइट लाइवलीहुड पुरस्कार को, गोल्डमैन पुरस्कार को या व्हिटली पुरस्कार को। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट लाइवलीहुड पुरस्कार को वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार की संज्ञा दी जाती है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही है। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की विषय वस्तु क्या थी? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जंगल की कटाई, प्लास्टिक प्रदूषण को पराजित करना। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लास्टिक प्रदूषण को पराजित करो। यह विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का विषय वस्तु था। ओजोन परत की सांद्रता किस मंडल में जो है सबसे अधिक पाई जाती है? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत की जो सांद्रता है वह सबसे अधिक पाई जाती है। मिट्टी में खारापन और क्षारीपन की समस्या का समाधान क्या है? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, खेतों में जिप्सम का प्रयोग करके मिट्टी की क्षारीयता, अम्लीयता को दूर किया जा सकता है। टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब की गई थी? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है वह 1973 ईस्वी में की गई थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सर्वोच्च जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कच्छ का रण। जीवमंडल के संदर्भ में विचार करें। यह समानता 30 किलोमीटर से कम मोटी वायु जल स्थल, मिट्टी व सैलों की पतली परत से निर्मित होता है। जीवमंडल के घटक जैव भू रासायनिक चक्र के माध्यम से एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। जीवमंडल एक खुला तंत्र अथवा विविध तंत्र का उदाहरण है जिसमें ऊर्जा का सतत आगमन और पदार्थों का सतत बहिर्गमन होता है। जीवमंडल तंत्र की साम्यावस्था सामान्य रूप से आत्मनिर्भर होती है एवं पारिस्थितिकी दृष्टि से अत्यंत दक्ष होती है। आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, चारों विकल्प जो है वो सही हैं। भारत में जैवमंडल रिजर्व प्रोग्राम की शुरुआत कब की गई थी? भारत में जैवमंडल रिजर्व प्रोग्राम की शुरुआत जो है यह की गई थी 1986 ईस्वी में। राष्ट्रीय वनीकरण और पर्यावरण विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1992 ईस्वी में की गई थी। पान में उपयोग होने वाला कत्था किस वृक्ष की छाल से पाया जाता है या किस वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, खैरा के वृक्ष से। भारत के निम्न स्थानों में से कौन सा स्थान मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सुंदरवन। निम्नलिखित राज्यों में से उस राज्य को चुनिए जिसमें सर्वाधिक संख्या में वन्यजीव अभयारण्य, नेशनल पार्क और अभयारण्य पाए जाते हैं या स्थित हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में। निम्नांकित कथनों में से कौन सीडीएम के लिए सत्य नहीं है? यह हरित गृह गैस के उत्सर्जन को नियंत्रित करता है, यह ग्लोबीय तापीयकरण को कम करता है, क्योटो प्रोटोकॉल ने इसके सतत विकास के आकलन के लिए सुझाव दिया था, यह विकसित देशों को विकासशील देशों की परियोजना में पूंजी लगाने के लिए निषेध करता है। बताइए इसमें कौन सा कथन जो है वो गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसमें कहा गया है कि यह विकसित देशों को विकासशील देशों में परियोजना में पूंजी लगाने का निषेध करता है, यह गलत है। इसके लिए वो यह बढ़ावा देता है, ठीक है, उनको जो है प्रमोट करता है कि यह जो है विकसित देश विकासशील देशों में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित परियोजनाओं में निवेश करें। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रकाश उदासीन पौधा है? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कपास और सूरजमुखी जो है यह प्रकाश उदासीन पौधे हैं। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की शुरुआत थी 1976 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए, ब्लू मॉरमान नामक तितली जो सह्याद्री पहाड़ियों में पाई जाती है, इसको महाराष्ट्र सरकार ने जून 2015 में राजकीय तितली का दर्जा दिया है। महाराष्ट्र सरकार इससे पहले आम को राजकीय वृक्ष, जरालू को राजकीय पुष्प, हरियल को राजकीय पक्षी और गिलहरी को राजकीय प्राणी घोषित कर चुका है। आपको बताना है कि सही आंसर कौन सा है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों विकल्प जो है वो सही है। पौधों द्वारा या पौधों में विनाइट्रीकरण प्रक्रिया का क्रम होगा
कोसा का क्षय, मृत्यु, नाइट्रोजन मुक्त होना, नाइट्रेट व नाइट्राइट में ऑक्सीकरण, प्रोटॉन का सूक्ष्म जीवों द्वारा अमोनिया में अपघटन। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ए डी सी के। सबसे पहले क्या होगा? कोसा का क्षय होगा, मृत्यु, ठीक। उसके बाद आपका प्रोटीन का जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अमोनिया में अपघटन होगा। फिर उसके बाद नाइट्रेट व नाइट्राइट में ऑक्सीकरण होगा, ठीक है, उसको बदल करके कन्वर्ट करके उसका ऑक्सीकरण किया जाएगा। उसके बाद लास्ट में क्या होगा? आपका नाइट्रोजन जो है वो मुक्त होगी, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है विनाइट्रीकरण की, यह जो है आपको बताया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए डी सी बी। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 में किया गया था। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21 है। और प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 इसका आयोजन किया गया था 1997 में। कार्बन व्यापार प्रोटोकॉल यह निकल कर के आया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। तो आपको बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन डी, डी गलत है, जबकि अन्य विकल्प जो है वो सही है। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन बी, मिलुटिन मिलानकोविच द्वारा यह जो है मतलब बताया गया था सर्वप्रथम कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना भी जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है या जलवायु परिवर्तन का एक कारक है। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण क्या कहलाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण इसे कहा जाता है। जो मानव गतिविधियों द्वारा पर्यावरण में परिवर्तन किया जाता है उसे हम लोग एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहते हैं। ऑप्शन बी सही है। धरातल पर कितना प्रतिशत भाग अवसादी चट्टानों से आच्छादित है या अवसादी चट्टानों से ढका है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3/4। निम्नलिखित में से किस देश को दुनिया में कार्बन नेगेटिव देश के रूप में माना जाता है? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन डी, भूटान को। वन उपज के तहत कार्बन निगेटिव का तात्पर्य क्या है? मतलब इसका तात्पर्य ये है कि जितना कार्बन का हम उत्सर्जन करते हैं उससे अधिक कार्बन का हम उत्पादन करते हैं, ठीक है। मतलब उत्सर्जन कर रहे हैं अगर 100% मतलब 100 किलोग्राम कार्बन का अगर हम उत्सर्जन कर रहे हैं तो 120 किलोग्राम कार्बन का हम उत्पादन कर रहे हैं। इसे हम कार्बन निगेटिव कहते हैं, ठीक है। और कार्बन निगेटिव देश कौन सा है? एकमात्र भूटान है। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। वन उपज के तहत तेंदू के पत्ते को किस उद्योग के लिए उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन बी, बीड़ी बनाने के लिए। पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से प्रत्येक देश के समस्त भौगोलिक क्षेत्रफल में कम से कम कितने भाग पर घना पर्यावरण होना चाहिए और यह अनिवार्य किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1/3। 33% भाग पर उसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 33% भाग जो है वह वनावरण होना चाहिए। विश्नोई आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया गया था? विश्नोई आंदोलन का जो प्रारंभ है वह राजस्थान से हुआ था। ऑप्शन ए जो है वो सही है। साथियों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। पारिस्थितिक उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह अर्थात अपवेलिंग क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये निम्नलिखित माध्यम या फिर से माध्यमों से समुद्री उत्पादकता को बढ़ाता है। अपघटक सूक्ष्म जीवों को सतह पर ला करके, पोषकों को सतह पर लाकर या अधः स्थलीय जीवों को सतह पर लाकर। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पोषकों को सतह पर ला करके यह जो है समुद्री उत्पादकता को बढ़ाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। किसके कारण विश्व में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का तेजी से विनाश हो रहा है? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, झूम कृषि के कारण। झूम कृषि जो विभिन्न देशों में अलग अलग जैसे नामों से जाना जाता है, झूम कृषि जो आदिवासी समुदाय द्वारा जिस देश में भी है उनके द्वारा बड़े बहुत ही व्यापक स्तर पे किया जाता है, जिसके अंतर्गत जो है वनों को काट करके उसे सुखा करके जला दिया जाता है और फिर उस भूमि पर कृषि की जाती है जब तक कि उसकी उर्वरा शक्ति समाप्त न हो जाए। और जैसे ही उसकी उर्वरा शक्ति समाप्त होती है फिर वहाँ से वह आगे स्थानांतरित हो जाते हैं और वहाँ पर फिर यही प्रोसेस करते हैं, ठीक है, जिसे झूम कृषि कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कार्य से वन पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन है, लकड़ी काटने से। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन और ये 100 प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। साथियों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज़रूरी है, जो कंटेंट ज़रूरी है वो सारे कंटेंटों को प्रॉपर कवर कराया जाएगा। चाहे उसके लिए
कंटेंट जो है कहीं से भी लाने पड़े, ठीक है, वो ला करके प्रॉपर आप लोगों की तैयारी जो है वह अच्छे से कराई जाएगी, ठीक है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे महत्वपूर्ण वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को मिलते रहें। और यह जो है टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा PDF, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जहाँ से जा करके आप डाउनलोड कर सकते हैं और एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।